नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस बिल्कुल सटीक और 100% ओरिजिनल एनालिसिस में। एक टीचर के तौर पर आज मैं ये हमारा हैंड रिटन नोट्स एडिशन है। मतलब यहाँ हवा में बातें नहीं होंगी, बल्कि हर एक सवाल और उसके पीछे के एक्स्ट्रा फैक्ट्स को हम गहराई से डिकोड करेंगे। तो बस अपना पूरा फोकस यहाँ रखिए और चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे इतिहास और भूगोल से, फिर जाएंगे जनगणना और कला पर, उसके बाद स्पोर्ट्स, सरकारी योजनाएं, हिंदी, पुलिस, शब्दावली, मैथ्स का फुल स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस और आखिर में रीजनिंग के साथ मैं आपको दूंगा वो टॉपर टिप्स जो आपके बहुत काम आएंगे। यकीन मानिए आज एक भी जरूरी फैक्ट छूटने नहीं वाला है। तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम सीधे अपने पहले सेक्शन में एंट्री ले रहे हैं, इतिहास और भूगोल। प्राचीन इतिहास से एक बहुत ही क्लासिक सवाल पूछा गया था। सवाल था 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को किस चालुक्य राजा ने हराया था। इसका बिल्कुल सही जवाब है पुलकेशिन द्वितीय। अब जरा इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स पर ध्यान दीजिए। इस जीत के बाद पुलकेशिन ने परमेश्वर और दक्षिणापथेश्वर की शानदार उपाधियां धारण की थी। हमें इसका पता कहां से चलता है? 634 ईस्वी में संस्कृत में लिखे गए ऐहोल अभिलेख से, जिसे उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति ने लिखा था। मध्यकालीन इतिहास से भी एक बड़ा अहम सवाल था, खालसा पंथ की स्थापना कब और किसने की। तो दोस्तों, 13 अप्रैल 1699 को बैसाखी के पावन दिन सिखों के 10th और अंतिम गुरु गोबिंद सिंह जी ने पंजाब के आनंदपुर साहिब में इसकी स्थापना की थी। यहीं उन्होंने 5 स्वयंसेवकों को, जिन्हें हम पंच प्यारे कहते हैं, अमृत छकाया था। और हाँ, खालसा का मतलब ही होता है एकदम शुद्ध या प्योर। भूगोल की तरफ चलें तो पोर्ट से एक बहुत ट्रेंडिंग सवाल था कि चाबहार बंदरगाह किस देश और महाद्वीप में है। ये तो आप जानते ही होंगे, ये एशिया महाद्वीप के ईरान में है। लेकिन जो फैक्ट्स आपको याद रखने हैं वो ये हैं कि ये ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में है, जो सीधे ओमान की खाड़ी में खुलता है। इसका मेन टारगेट पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के साथ व्यापार करना है। इसमें जो टर्मिनल भारत ने डेवलप किया है ना, उसका नाम जरूर याद रखिएगा, शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल। एक और सवाल था मेघालय के पठार के बारे में। पूछा गया था कि ये किन चट्टानों से बना है। इसका जवाब है प्राचीन क्रिस्टली चट्टानें, जैसे आर्किन युग के ग्नाइस, शिस्ट और ग्रेनाइट। दरअसल ये हमारे प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, जो मालदा गैप या गारो राजमहल गैप की वजह से मुख्य भूमि से अलग हो गया है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी वो है शिलोंग पीक। अब बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी की उस कुख्यात हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की। इसकी क्रोनोलॉजी से सवाल पक्का आता है। इस शिफ्ट में पूछा गया कि 1848 में अंग्रेजों ने किस क्षेत्र को हड़पा था। जवाब है सतारा। पूरी क्रोनोलॉजी रट लीजिए। सबसे पहले 1848 में सतारा, फिर 1849 में जैतपुर और संबलपुर, 1850 में बघाट, 1852 में उदयपुर जो छत्तीसगढ़ वाला है, 1853 में झांसी और 1854 में नागपुर। अब यहाँ कैच है, 1856 में जो अवध का विलय हुआ था ना, वो इस हड़प नीति के तहत नहीं हुआ था। उसे कुशासन यानी मिस गवर्नेंस का आरोप लगाकर हड़पा गया था। ये अपवाद अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है, इसे एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए अब गियर बदलते हैं और अपने दूसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं, जनगणना और कला। यहां से डेटा वाले काफी सवाल बनते हैं। 2011 की जनगणना, ये टॉपिक तो जैसे एसएससी का फेवरेट है। सवाल था 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश, जहां करीब 15.5 करोड़ लोग गांव में रहते हैं। अब जरा इस डेटा को गहराई से एनालाइज करते हैं। पूरे भारत में देखें तो हमारी 68.84% आबादी ग्रामीण है और 31.16% शहरी। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी हिमाचल प्रदेश में है, पूरे 89.98%, और दूसरे नंबर पर है बिहार 88.72% के साथ। वहीं अगर शहरी प्रतिशत की बात करें तो गोवा 62.17% के साथ टॉप पर है, और उसके बाद तमिलनाडु और केरल आते हैं। लेकिन अगर संख्या यानी नंबर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या आपको महाराष्ट्र में मिलेगी। आर्ट एंड कल्चर से एक बड़ा ही सटीक सवाल आया था। सवाल था, इनमें से कौन सा लोक नृत्य उत्तराखंड से जुड़ा है? सही जवाब है छोलिया। ये कोई मामूली डांस नहीं है, ये कुमाऊं क्षेत्र का 1000 साल पुराने एक मार्शल आर्ट या तलवार नृत्य है, जो अक्सर शादियों और बारातों में किया जाता है। अब बाकी ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करना आना चाहिए। जैसे बिहू तो आप जानते ही हैं, असम का है, गरबा गुजरात की शान है और घूमर राजस्थान का है। वैसे उत्तराखंड के कुछ और डांस भी याद कर लीजिए, जैसे पांडव नृत्य, झोरा और छपेली।
आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, जहां हम स्पोर्ट्स की दुनिया और सरकार की अहम योजनाओं का एनालिसिस करेंगे। स्पोर्ट्स में एशियन गेम्स की पूरी टाइमलाइन पूछी जा रही है। सवाल था 21वें एशियाई खेल 2030 में कहाँ होंगे। इसका जवाब है दोहा, कतर। आइए इस पूरी हिस्ट्री को एक साथ देखते हैं। शुरुआत हुई थी 1951 ने, हमारे अपने नई दिल्ली से। 15वें खेल 2006 में पहली बार दोहा में हुए। अभी जो 19वें खेल हुए 2022-23 में, वो हांगजो, चीन में थे। अब अगले यानी 20वें खेल 2026 में आईची, नागोया, जापान में होंगे। फिर 21वें 2030 में वापस दोहा जाएंगे और 22वें खेल 2034 में रियाद, सऊदी अरब में तय किए गए हैं। ये पूरी लिस्ट आपके फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। स्पोर्ट्स से दो और बड़े इंटरेस्टिंग सवाल थे। क्रिकेट फैंस के लिए सवाल था कि आरसीबी ने अपना पहला महिला प्रीमियर लीग यानी WPL कप कब जीता। जवाब है 2024 में। ये WPL का दूसरा ही एडिशन था, जहां फाइनल में स्मृति मंधाना की कप्तानी में आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया था। दूसरा सवाल जिम्नास्टिक्स से था और ये थोड़ा टेक्निकल था। पोमेल हॉर्स टर्म किस खेल से जुड़ा है? तो दोस्तों, ये पुरुषों के आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक का एक इक्विपमेंट है। ये गद्देदार उपकरण होता है जिस पर 2 प्लास्टिक के हैंडल लगे होते हैं, जिन्हें पोमेल कहते हैं। इसके अलावा जिम्नास्टिक्स में रोमन रिंग्स और वॉल्टिंग टेबल जैसे उपकरण भी इस्तेमाल होते हैं। सरकारी योजनाओं वाले सेक्शन में अक्सर स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। ध्यान से सुनिए। सवाल था, न्याय बंधु योजना किस मंत्रालय की है? सही जवाब है कानून और न्याय मंत्रालय। यहां 2 मंत्रालयों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। विधि और न्याय मंत्रालय की 2 मुख्य योजनाएं हैं। पहली, न्याय बंधु, जिसमें जरूरतमंद नागरिकों को फ्री में कानूनी सलाह दी जाती है और उन्हें वकीलों से जोड़ा जाता है। और दूसरी है न्याय सेतु, जो इसी काम के लिए एक ऐप है। दूसरी तरफ गृह मंत्रालय की योजनाएं हैं न्याय श्रुति और ई साक्ष्य। ये एकदम अलग हैं। ये अदालतों और पुलिस गवाही को डिजिटल बनाने के लिए हैं, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और डिजिटल रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल होता है। तो बस इन नामों के बीच कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम एंटर कर रहे हैं उस सेक्शन में जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है, हिंदी की वर्तनी और पुलिस शब्दावली। हिंदी में शुद्ध वर्तनी के सीधे सीधे सवाल थे, जैसे सुनसान। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि दोनों ही जगह सपेरे वाला स इस्तेमाल होता है, सुनसान। और दूसरा था निषाद। निषाद लिखते समय हमेशा याद रखिए कि बीच में षटकोण वाला श आता है। एग्जामिनर हमेशा इन्हीं स, श और श के प्रयोग में आपको फंसाने की कोशिश करेगा। और हाँ, जो पैसेज आया था ना, उसका टॉपिक था नैतिकता, और स्टूडेंट्स के मुताबिक इसका लेवल बहुत ही आसान था। अब क्योंकि आप पुलिस फोर्स का एग्जाम दे रहे हैं, तो पुलिस की टर्मिनोलॉजी से तो सवाल आना ही था। पुलिस की डेली ड्यूटीज में क्या आता है? गश्त लगाना यानी पेट्रोलिंग, FIR दर्ज करना, ट्रैफिक कंट्रोल करना और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। कुछ खास डॉक्यूमेंट्स के नाम समझ लीजिए। FIR मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कोई घटना होने पर पहली लिखित या मौखिक सूचना होती है। फिर होता है पंचनामा। ये वो रिपोर्ट है जो घटना वाली जगह पर निष्पक्ष गवाहों यानी पंचों के सामने लिखी जाती है। और चार्जशीट, पुलिस की जांच पूरी होने के बाद अदालत में पेश की जाने वाली जो फाइनल रिपोर्ट होती है, उसे चार्जशीट कहते हैं। याद रखिए, घटना के बाद पुलिस जो छानबीन करती है, उसे तफ्तीश या अनुसंधान कहा जाता है। ये सारे टर्म्स एकदम क्लियर होने चाहिए। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं और मैथ्स का स्टेप बाय स्टेप पोस्टमार्टम करते हैं। पूरा फोकस यहीं रखिएगा। मैथ्स का पहला सवाल देखिए, कितना सीधा है। दिया है सेलिंग प्राइस SP 2300 रुपए है और लॉस 200 रुपए का हुआ है, तो लॉस का परसेंटेज क्या होगा? सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस CP निकालना होगा। CP होता है SP प्लस लॉस, मतलब 2300 में 200 जोड़ दीजिए तो CP आ गया 2500 रुपए। अब लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लगाइए, लॉस बटा CP गुणा 100, यानी 200 बटा 2500 गुणा 100। इसे सॉल्व करेंगे तो सीधा आंसर आता है 8%। अब ये ट्रेन वाला सवाल देखिए। एक ट्रेन 300 मीटर लंबी है और दूसरी 500 मीटर। दोनों आमने सामने यानी ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं और एक दूसरे को क्रॉस करने में 10 सेकंड लेती हैं। अगर पहली ट्रेन की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, तो दूसरी की क्या होगी? देखिए, टोटल डिस्टेंस D हो गया 300 प्लस 500, मतलब 800 मीटर। ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जुड़ जाती है, यानी S1 प्लस S2 बराबर होगा D/T के। तो 20 प्लस S2 बराबर होगा 800 बटा 10 के, यानी 80 मीटर पर सेकंड। अब 80 में से 20 घटा दीजिए तो दूसरी ट्रेन की स्पीड आ गई 60 मीटर पर सेकंड। है ना एकदम आसान। एक और बेहतरीन सवाल देखते हैं जो रेशियो यानी अनुपात से था। सवाल था, अगर स्पीड 48 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 72 मिनट लगते हैं।
अगर स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो कितना समय लगेगा। लॉजिक लगाइए, अगर दूरी सेम है तो स्पीड और टाइम हमेशा एक दूसरे के उल्टे यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। नई स्पीड हो गई 48 - 3 = 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो स्पीड का रेशियो बना 48:45। इसे 3 से काटेंगे तो 16:15 आएगा। इसका मतलब टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 15:16। अब 15 यूनिट की वैल्यू हमें 72 मिनट दी है, तो 1 यूनिट हो गया 72/15। हमें 16 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 72/15 × 16 कर दीजिए। इसे सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा 76.8 मिनट्स। वैसे बता दूं, बच्चों की मेमोरी के बेसिस पर हमें पता चला है कि स्क्वायर रूट्स और एवरेज एज से भी सवाल आए थे। जैसे 22 लोगों का एवरेज 19 है और 2 बाहर चले गए तो नया एवरेज क्या होगा। फाइनली हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन में, रीजनिंग, और वो खास टॉपर टिप्स जो अगली शिफ्ट्स में आपका गेम चेंज कर सकते हैं। रीजनिंग का ये कैलेंडर वाला सवाल मुझे पर्सनली बहुत शानदार लगा। सवाल था अगस्त और दिसंबर 1919 में से किस महीने में 5 शनिवार आए थे। इसे ऐसे समझिए, 1 अगस्त 1919 को शुक्रवार था, तो पहला शनिवार पड़ा 2 अगस्त को। अब 7-7 दिन जोड़ते जाइए, 2, 9, 16, 23 और 30 तारीख, मतलब अगस्त में पूरे 5 शनिवार आए। वहीं 1 दिसंबर 1919 को सोमवार था, तो पहला शनिवार सीधा 6 तारीख को पड़ा, तो दिसंबर में 6, 13, 20 और 27 को सिर्फ 4 बार शनिवार आया। तो हमारा सही जवाब है केवल अगस्त में। एक और बढ़िया सवाल क्लॉक से था। 7:40 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितना एंगल होगा? फॉर्मूला याद है ना, 30h - 11/2 m। बस वैल्यू डालिए, 30 × 7 - 11/2 × 40। ये हो गया 210 और इधर कट के हो गया 220। दोनों का अंतर निकालेंगे तो एंगल ठीक 10 डिग्री आ जाएगा। अगर रीजनिंग के वेटेज की बात करें तो नंबर सीरीज से 3 सवाल, अल्फाबेट सीरीज से 4, एनालॉजी से 2, रॉन्ग नंबर सीरीज से 2 और क्लॉक कैलेंडर से 1-1 सवाल देखने को मिले। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सिटिंग अरेंजमेंट से इस शिफ्ट में एक भी सवाल नहीं था। और अब वो एडवाइस जिसे आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। टॉपर की सलाह यह है कि भाई, पुलिस शब्दावली और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाले टॉपिक को ऊपर से मत पढ़ो, इसके अंदर के सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स गहराई से रिवाइज कर लो। एक टीचर होने के नाते मेरी भी आपको यही पक्की सलाह है कि पुलिस शब्दावली और डलहौजी की हड़प नीति को बहुत ही गहराई से रिवाइज करके ही एग्जाम हॉल में जाइएगा। अगली शिफ्ट में इन्हीं टॉपिक्स के आसपास से सवाल आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। आज हमने जितने भी फैक्ट्स डिस्कस किए हैं उन्हें अच्छे से अपने दिमाग में छाप लीजिए। आगे की शिफ्ट्स के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। लेकिन जाने से पहले जरा सोचिए, क्या आप अपनी तैयारी में इन छोटे छोटे ऐतिहासिक अपवादों और टेक्निकल टर्म्स को वाकई अहमियत दे रहे हैं या सिर्फ रटे रटाए पुराने पैटर्न पर ही अटके हुए हैं? विचार जरूर कीजिएगा और अपनी रणनीति को और भी सॉलिड बनाइएगा। चलिए मिलते हैं अगले एनालिसिस में।